नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज का मुद्दा है ऑनलाइन निजता की लड़ाई। सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों ने केंद्र सरकार और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी। पर यह बड़ी टकराहट कहीं उपभोक्ताओं के अधिकारों की कुर्बानी तो नहीं ले रही। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार उत्पल बोर पुजारी इन दिनों उलझन में है। पूर्व पत्रकार होने के नाते वे लोकतंत्र में बोलने की आजादी की अहमियत समझते हैं। साथ ही वे मानते हैं कि लाखों साधारण नागरिकों को अपनी बात कहने का अभूतपूर्व मौका देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से गलत जानकारियों और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए नियम कायदों की व्यवस्था जरूरी है। फिल्मकार होने के नाते बोर पुजारी रचनात्मक आजादी के प्रबल समर्थक हैं। हालांकि वे मानते हैं कि ऐसी आजादियों का इस्तेमाल नैतिक आचार विचार और जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया जाना चाहिए। लिहाजा 25 फरवरी को जब सरकार ने डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 जारी किए, उन्होंने इन दिशा निर्देशों के औचित्य पर सवाल नहीं उठाए, मगर नए नियमों को सावधानी से पढ़ने के बाद कई दूसरों की तरह बोर पुजारी भी फिक्रमंद हो उठे। वे कहते हैं, अनुभव से हम जानते हैं कि अपनी निजता की रखवाली के लिए ट्विटर या फेसबुक पर भरोसा नहीं कर सकते। पर ये दिशा निर्देश भी मुझ इंटरनेट यूजर की कम ही मदद करते हैं। नए आईटी नियम केंद्र सरकार और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच सरगर्म लड़ाई के केंद्र में है। इनका मकसद विदेशी कंपनियों से भारतीय कानूनों का पालन करवाना है, जो लाखों यूजर यानी उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कतराती है। मगर ये नियम कार्यपालिका की मशीनरी को डिजिटल सामग्री सेंसर करने का अधिकार भी देते हैं, और वह भी अदालतों की बहुत कम निगरानी के साथ। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और जनरल डायनेमिक्स के पूर्व भारत प्रमुख सुबिनल भट्टाचार्य कहते हैं कि पारदर्शिता रिपोर्ट के साथ शिकायत निवारण की साफ साफ प्रक्रिया का प्रकाशन यूजर के लिए इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा। पर सरकार को निर्णायक मध्यस्थ बनाने के कई लोग परेशान हो उठे हैं। अब प्रश्न उठता है कि सरकार ने नियम आखिरकार क्यों बनाए। इस विषय से जुड़े सभी लोगों के बीच आम राय है कि गलत जानकारियां फैलाने, लोगों को बदनाम करने, यौन इशारों वाली सामग्री भेजने और कॉपीराइट का उल्लंघन करने के मकसद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अंधाधुंध दुरुपयोग रोकने की खातिर पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र की जरूरत है। देश में डेटा प्राइवेसी कानून नहीं है और ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में पर्याप्त प्रावधान नहीं है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म खासकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सरी के मध्य सोशल मीडिया माध्यम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम तथा सिग्नल सरीखी इंस्टेंट मैसेंजर सेवाओं की विकसित हो रही कार्य प्रणाली को नियमों के दायरे में ला सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के भीतर पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र न होने से पेचीदगियां और बढ़ जाती है। 2000 के आईटी कानून ने भी इन मध्यवर्ती कंपनियों यानी कि सामग्री में सक्रिय भूमिका के बगैर जानकारियों के निष्क्रिय वाहकों को सुरक्षित आश्चर्य मुहैया कराया और उन्हें उनकी प्रकाशित सामग्री पर किसी भी आपराधिक जिम्मेदारी से छूट दी है। केंद्र सरकार अब दावा कर रही है कि आईटी नियमों का लबोलुबाब शिकायतों के निवारण के लिए पारदर्शी और तत्काल उपलब्ध फॉर्म बनाना है। डिजिटल नीति पर नजर रखने वाले भी ऐसी निगरानी की जरूरत स्वीकार करते हैं। सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट जयजीत भट्टाचार्य सवाल करते हैं कि टीवी, अखबार, वॉइस कॉल और टेक्स्ट मैसेज सरीखे ऐसे ही पारंपरिक माध्यम एक नियामकीय ढांचे में काम कर सकते हैं, तो नए माध्यमों पर भी वैसी ही निगरानी क्यों नहीं होनी चाहिए। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि आपत्तिजनक सामग्री को छांटकर हटाने का तंत्र खुद उनके भीतर है, लेकिन सामग्री के ऐसे संग्रह को अक्सर अनियमितता, विचाराधारात्मक पूर्वाग्रह और व्यावसायिक हितों से प्रेरित होने के आरोपों का सामना करना पड़ा है। पारदर्शिता की कमी तो जाहिर ही है, क्योंकि वे अपने यूजर को कभी नहीं बताते कि कोई खास सामग्री क्यों चिन्हित की गई या हटाई गई। विवादित टूल किट के हालिया मामले में अपनी अस्पष्ट व्यवस्था के कारण ट्विटर को राजनीतिक पक्षपात के आरोप को लेकर फटकार भी सुननी पड़ी।
ट्विटर की जन नीति कहती है कि वह खासी तादाद में और धोखाधड़ी से बदली या गढ़ी गई सामग्री पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगाता है। उसका कहना है कि यह तय करने के लिए कि सामग्री तोड़ी या मरोड़ी गई है या नहीं, प्लेटफॉर्म खुद अपनी टेक्नोलॉजी या तीसरे पक्षों का इस्तेमाल करता है। टूलकिट मामले में यह ट्विटर की नीति की अनियमितता ही थी, जिसकी वजह से उसने एक ही सामग्री वाले कुछ ट्वीट चिन्हित किए जबकि कई दूसरे ट्वीट उसने छोड़ दिए। दूसरी गड़बड़ी हुई जब प्लेटफॉर्म ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस के कई शीर्ष नेताओं के निजी अकाउंट से सत्यापन का निशान यानी कि ब्लू टिक हटा दिया। ऐसी प्रक्रियाओं की अनियमितता और अपारदर्शिता के चलते इन मध्यवर्तियों के कामकाज की जांच पड़ताल के लिए कोहराम मच गया। IT फॉर चेंज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीता गुरुमूर्ति कहती है कि हमें जानने की जरूरत है कि स्वचालित सार्वजनिक क्षेत्र के इन अदृश्य तंत्रों में क्या हो रहा है। अगर किसी चीज पर तोड़ी मरोड़ी गई गलत जानकारी का बिल्ला लगाया गया है तो यह बताना जरूरी है कि क्यों लगाया गया है। IT विशेषज्ञ और अलायंस फॉर अफोर्डेबल इंटरनेट के सदस्य ओसामा मंजर मानते हैं कि अगर ये प्लेटफॉर्म स्थानीय संदर्भ और भाषा में स्थानीय स्तर पर तथ्यों की जांच पड़ताल करे तो ऐसी गलत कार्य प्रणाली से बचा जा सकता है। वे कहते हैं कि गलत सामग्री न केवल हटाई जानी चाहिए बल्कि उसकी वजह से जो भी है वो यूजर तक भी पहुंचनी चाहिए। असल में सरकारी दबाव, विचारधारा के पूर्वाग्रह और व्यावसायिक हितों के पैरेकारों के प्रभाव में इन प्लेटफॉर्मों के सामग्री का संग्रह और प्रस्तुत करने में विसंगतियां रही है और इसका नतीजा नियामकीय व्यवस्था की व्यापक मांग की शक्ल में सामने आया। बीते 6 महीनों में ऐसे कई प्रसंग हुए जब केंद्र और ट्विटर के बीच तलवारें खींच गई और ज्यादातर मौकों पर ट्विटर को सरकार की मांगे मानने को बाध्य किया गया। इसी महीने केंद्र ने ट्विटर से कार्टूनिस्ट मंजुल के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा क्योंकि उनके ट्वीट देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाले माने गए, तो ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी। आलोचकों का कहना है कि नए नियम भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे अनुरोध नामंजूर करने की इजाजत नहीं देंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं कि क्या सोशल मीडिया घराने पोस्टमैन की तरह है जो आपकी चिट्ठी पहुंचाते पर है पर उनका मजमून नहीं पढ़ते, या वे प्रकाशक की तरह है जिनकी जनता के प्रति भरोसे से जुड़ी जिम्मेदारी है कि वे जो प्रकाशित करते हैं उसकी सटीकता, औचित्य और वैधानिकता पक्की करे। फेसबुक और ट्विटर पोस्टमैन होने का दावा करते हैं पर जब वे पोस्ट पर बिल्ले लगाने लगे और यहाँ तक कि उन्हें हटाने के दबाव के आगे झुक गए तो वे प्रकाशक की तरह ज्यादा हो गए। वे कभी पोस्टमैन हैं और कभी प्रकाशक। इस जवाब से नियामकीय चुनौती हल नहीं होगी। अब देखें तो नियमों पर ऐतराज भी है। नए नियम उचित विवेक सम्मत संहिता की पेशकश करते हैं जिनका पालन मध्यवर्ती माध्यमों को करना होगा और तभी वे सुरक्षित आश्चर्य हासिल कर सकेंगे। डिजिटल मीडिया आचार संहिता सामग्री की 10 श्रेणियां तय करती है जिनके अंतर्गत आने वाली सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यहाँ नहीं डालने देना चाहिए। प्लेटफॉर्म को कानूनी अदालत या उचित सरकारी एजेंसी से प्रतिबंधित सामग्री के डाले जाने की सूचना मिलने पर 36 घंटे के भीतर उन्हें हटाना होगा। नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान सरकार को संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और जन व्यवस्था की धाराओं की दुहाई देकर किसी भी सामग्री को, खासकर अपनी आलोचना करने वाली सामग्री को रोकने का बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं। इस बात पर गुरुमूर्ति का भी कहना है कि प्रतिकूल मानी गई सामग्री का चरित्र चित्रण करने के लिए मानहानिकारक और निंदात्मक सरीके शब्दों की दुहाई दी जा सकती है। विवाद की सबसे बड़ी जड़ मूल स्रोत का पता लगाने वाली धारा है। स्थापित यानी कम से 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी ऐसी सूचना के सबसे पहले सूत्र की पहचान बतानी होगी जिसकी मांग भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा, बाहरी देशों के साथ मित्रवत रिश्तों, जन व्यवस्था या यौन अपराधों से जुड़े मामले में समर्थ न्यायाधिकार या समर्थ प्राधिकार वाली अदालत ने की हो। हालांकि नियमों में स्पष्ट है कि स्रोत का पता लगाने का आदेश इन श्रेणियों से जुड़े अपराधों में ही दिया जा सकता है, पर विशेषज्ञों को लगता है कि जन व्यवस्था स्तरीय की श्रेणियों का दायरा बहुत व्यापक है और सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है।
उन्हें डर है कि इस प्रावधान से एनक्रिप्टेड या क्रूट तरीके से रखे गए गोपनीय संदेश और अंततः यूजर की निजता खत्म हो जाएगी। दिल्ली स्थित डिजिटल स्वतंत्रता संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार गुप्त कहते हैं कि इंक्रिप्शन न केवल आपके संदेशों को तीसरे पक्षों के हाथों में पड़ने से रोकता है, बल्कि साइबर सुरक्षा के तमाम जोखिमों से उनकी रक्षा भी करता है। इस प्रावधान का जबरदस्त असर व्हाट्सएप पर पड़ेगा। उसने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहा है कि इससे उसे अपनी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नीति में काट छाट करनी पड़ेगी। विडंबना है कि इसी अदालत में व्हाट्सएप अपने यूजर को नए सेवा समझौते पर सहमत होने को मजबूर करने के लिए कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है। इस नए समझौते की बदौलत कंपनी यूजर का डेटा अपनी मातृ कंपनी फेसबुक के साथ साझा कर पाएगी। हालांकि यह नीति 15 मई से प्रभावी हो गई, पर व्हाट्सएप का दावा है कि भारत में निजी डेटा सुरक्षा कानून के आने तक इस अनिवार्य सहमति को रोक दिया गया है। इस बीच सरकार का कहना है कि उसने बड़ी टेक कंपनियों को बस संदेश के मूल स्रोत का पता लगाने की व्यवस्था कायम करने को कहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह उनसे एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी तोड़ने के लिए कह रही है। अभी तय होना है कि एन्क्रिप्शन के नियमों को तोड़े बगैर मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है या नहीं। भट्टाचार्य कहते हैं कि निजता या इंस्क्रिप्शन से समझौता किए बगैर स्रोत का पता लगाना पूरी तरह मुमकिन है। एन्क्रिप्टेड संदेश काफी कुछ अमेज़न पैकेज की तरह होता है। यह जिसके नाम है उसके अलावा कोई नहीं देख सकता है कि पैकेज के भीतर क्या है, मगर जिसे मिला है वह पता लगा सकता है कि यह किसने भेजा है, क्योंकि इसके साथ भेजने वाले का नाम नत्थी है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामकोटी का कहना है कि कुछ आसान से हेरफेर करके स्रोत का पता लगाने की धारा को लागू किया जा सकता है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर मनोज प्रभाकरन उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि न केवल इन हेरफेर की सीमित उपयोगिता है, बल्कि इनसे तमाम यूजर की निजता खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया भर के 29 अध्येता और सुरक्षा विशेषज्ञों के एक समूह ने पिछले साल प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि सभी के लिए सिस्टम की सुरक्षा को कमजोर किए बगैर कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप पहुंच मुहैया करने का कोई तरीका नहीं है। न्यूयॉर्क स्थित सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की लीगल डायरेक्टर मिसी चौधरी कहती है कि जानकारी हासिल करने के लिए कानून प्रवर्तक एजेंसियों को आईटी कानून 2000 की धारा 69 सरीखे कानूनों के तहत मौजूदा उपायों की खोजबीन करनी चाहिए और अमेरिका के क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट के तहत किए गए समझौतों के प्रावधानों की पड़ताल करनी चाहिए। ये नियम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम सरीखे ओटीटी प्लेटफॉर्म से 3 स्तरीय नियामकीय व्यवस्था की मांग करते हैं। इनमें प्रकाशकों के लिए खुद पर लागू होने वाले नियम कायदे, सरकार की फैसलित में शामिल सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में स्वनियामकीय संस्था और एक अंतर विभागीय समिति शामिल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतें सुन सकती है। उसे जन व्यवस्था से जुड़े संज्ञेय अपराध भड़काने से रोकने के लिए सामग्री हटवाने या रूप बदलवाने का अधिकार होगा। ज्यादातर आलोचकों का कहना है कि मुट्ठी भर अफसरशाहों की यह निगरानी व्यवस्था और कुछ नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को सेंसर करने की सरकार की स्थायी रणनीति है। वे कहते हैं कि अंतर विभागीय निकाय की जगह स्वतंत्र अर्ध न्यायिक निकाय होना चाहिए, जिसमें विविध और व्यापक प्रतिनिधित्व हो और जिसके साफ और सुस्थापित मानक हो। गुरुमूर्ति कहती है कि आईटी दिशा निर्देशों से ऑनलाइन प्रकाशकों या क्यूरेटेड प्रकाशकों को बाहर रखा गया है। अब प्रश्न उठता है कि आगे क्या होगा। 26 मई से नए नियम लागू होने के साथ ही सरकार ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार उनमें से कईयों ने इसके अलावा इसके लिए 6 महीने से 1 साल तक का समय मांगा है। केंद्र से अंतिम चेतावनी के बाद ट्विटर ने भी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सहमति तो दे दी है, हालांकि इसकी समय सीमा नहीं बताई है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की अपील के अलावा आईटी नियमों के खिलाफ कम से कम आधा दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट में लंबित है। सरकार ने अभी यह नहीं बताया कि आगे वह क्या कार्यवाही करेगी, लेकिन प्रसाद ने साफ कहा है कि भारत में कारोबार वाली विदेश आधारित टेक कंपनियां अनिश्चित काल तक बेलगाम नहीं रहेगी। उधर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी कि पीडीपी विधेयक को संसद में पेश करने को लेकर ऊहापोह बना हुआ है। सरकार ने इसे समीक्षा के लिए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली एक नवगठित
गठित प्रवर समिति के पास भेज दिया है। हालांकि लेखी समिति का विचार विमर्श दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया, पर अंतिम रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है। प्रसाद का कहना है कि सरकार संसद के अगले सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक लाने की कोशिश करेगी। तब तक यह नूरा कुश्ती चलती रहेगी। सरकार और डिजिटल इंटरमीडिएट दोनों के दावा करने में कसर नहीं छोड़ी है कि वे नागरिकों की निजता के अधिकार के बड़े पैरोकार हैं, जिसे संयोगवश सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। पर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह लड़ाई दरअसल इस बात की है कि आभासी दुनिया के बहस मुहाबिसों में लगाम किसके हाथ में रहे। तो बात मुद्दे की में आज की ये मुद्दा अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।